गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। इस वाक्य को कहा था रोमन कवि जुवेनल। यहाँ ब्रेड और सर्कस का मतलब खाने और मनोरंजन से है। रोमन काल के राजनेता जनता को गंभीर राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक अन्याय से ध्यान भटकाने के लिए अनाज और सर्कस का प्रयोग करते थे। रोटी अनाज से मिलती ही थी और सर्कस में ग्लैडिएटर मुकाबले और दूसरे कई खेलों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया जाता था। दोनों ही आम लोगों को सड़कों से दूर रखते थे और आम जनता वो इतने से ही संतुष्ट थी। हमारे देश की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराती है। इससे यह तो माना ही जा सकता है कि 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है और मनोरंजन उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब का भाषण है ही। अब आम जनता सवाल क्या पूछे? हम कुंभ की अव्यवस्था पर सवाल तो उठा नहीं सकते क्योंकि हम सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश में नहीं लगना चाहते। ना ही हम सरकार से बेरोजगारी दर को लेकर सवाल पूछेंगे, ना ही हम यह पूछेंगे कि देश में गरीब और अमीर के बीच असमानता इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तो एक आसान सा सवाल पूछते हैं, हमारे देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़ या 140 करोड़ या उससे कम या उससे थोड़ा ज्यादा? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? फिलहाल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं रैप अप। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि देश में 2021 में होने वाली जनगणना अब तक क्यों नहीं हो पाई और जनगणना आपके, हमारे और देश के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया। इसे लेकर हमारे साथी रोहित आपके लिए एक डिटेल रिपोर्ट लेकर आए हैं वीकली रैप अप के एक खास एपिसोड में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, क्या महंगा क्या सस्ता आपने जान लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल भी जनगणना की प्रक्रिया शायद शुरू नहीं हो पाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह जी के पिता और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले साल सितंबर में भले ही इस बात का भरोसा दिलाया हो कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, लेकिन बजट के गणित कुछ और ही इशारा करते हैं। शनिवार को पेश हुए आम बजट में इस प्रक्रिया के लिए सिर्फ 574 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यहाँ यह बताते चलते हैं कि 24 दिसंबर 2019 को देश की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दी गई थी। इन दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था और निर्मला ताई ने इस बार बजट में दिया कितना? सिर्फ 500 करोड़। हम और आप ये जानते हैं कि देश में हर 10 सालों पर जनगणना की प्रक्रिया होती है। इससे देश की सरकार को यह पता चलता है कि कितने लोगों के लिए नीतियां बना दी या किन के लिए नहीं बनानी है। 2011 के बाद देश में 2021 में यह प्रक्रिया होनी थी। इसका पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और एनपीआर अपडेट का काम अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब इस महामारी को खत्म हुए 3 साल बीत गए। सरकार ने अब तक जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने की कोई घोषणा नहीं की। 1881 के बाद यह पहली बार हुआ है जब इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाया जा सका है। क्या जनगणना की जरूरत भी है? क्या भारत जैसे देश का बिना जनगणना के काम नहीं चल सकता? अगर समय पर जनगणना की जानकारी नहीं मिलती है तो देश को क्या और कैसे नुकसान हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के मामले में 2 बड़े बदलाव हैं। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल होती जा रही है और बहुत सारा डेटा पैदा करती है। दूसरा, सेंट्रलाइज्ड स्कीम और मिनिमम गवर्नेंस जैसी नीतियों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि बड़े फैसलों पर पहुंचने और योजना बनाने के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस पर सरकार की निर्भरता कम हो गई है। दूसरा, यह तर्क भी दिया जाता है कि यदि जनगणना में देरी होती है या इसे पूरी तरह से खत्म भी कर दिया जाता है तो देश के रोजमर्रा के कामकाज पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। जनगणना को खत्म करने का विचार भी पूरी तरह से अनसुना नहीं है। कई लोग यह मानते हैं कि सरकार के अलग अलग विभाग कई तरीकों से डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि हर सरकारी विभाग के पास जो MIS प्रणाली होती है वह अलग अलग मानकों का पालन करती है। इसलिए इनकी तुलना एक बड़ी समस्या बन जाती है, जबकि जनगणना में डेटा पूरे देश में एक साथ जमा किया जाता है जिसकी आपस में तुलना की जा सकती है। क्या जनसंख्या के बिना देश का काम चल सकता है? भारत के मशहूर डेटा एनालिस्ट प्रणब सेन यह सोचने के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि प्रशासनिक आंकड़े या किसी भी ऐसे डेटा सेट जनगणना की जगह नहीं ले सकते हैं। प्रशासनिक डेटा में कई तरह की गलतियां होती है। प्रणब सेन खुले में सोच के आंकड़ों का उदाहरण देते हैं।
उदाहरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ सालों पहले यह घोषणा कर दी थी कि भारत खुले में शौच से मुक्त है और प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर हर घर में शौचालय भी है। लेकिन फिर सामने आया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसने दिखाया कि ऐसा नहीं है और आज भी भारत के 30% घरों में शौचालय नहीं है। इसलिए सरकारी विभाग की डेटा की पोल खोलने के लिए और सच जानने के लिए जनगणना की जरूरत है, ना कि जनगणना की जगह पर इसका उपयोग किया जाए। अब जानते हैं कि आखिर देरी से जनगणना के हमें और आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं कि लगभग सभी प्रमुख नीतियां जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय की जाती है, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और उनका स्थान हो या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है और सरकार ढिंढोरा पीट कर गरीबी मिटाने का दावा करती है। जनगणना हमें यह बता सकती है कि किसी जिले के किसी गांव में कितने लोग विकलांग हैं, कितनों के सिर पर छत है, कितने लोग नौकरी की तलाश में हैं, कितने लोग पलायन कर गए हैं और क्यों, कितने लोग अभी भी अपना खाना पकाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनों को पीने का साफ पानी मिलता है। इससे यह पता चलता है कि देश में वंचित समुदाय की असली आबादी कितनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय के कितने लोग देश में हैं, और सबसे जरूरी बात, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी कम हो गई है, मुसलमान कितने बढ़ गए। कुछ ज्ञानी लोग दोनों तरफ से ही कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा करो या इतने मत करो। अगर सही आंकड़े जारी कर दिए जाएं, तो सही बात तो पता चले कि आखिर बैलेंस बनाने के लिए किसे कितने बच्चे पैदा करने की जरूरत है। और बात जाति जनगणना की, क्या सरकार जाति जनगणना का मुद्दा सामने होने की वजह से लोगों को गिनने से पीछे हट रही है? केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जाति जनगणना के विरोध में नजर आ रही है, तो वहीं कभी जाति जनगणना के विरोध में रही कांग्रेस अब जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है और बाकी विपक्षी पार्टियों का साथ है ही कांग्रेस के पास। और अंत में बात करते हैं नारियों के वंदन को लेकर बनाए गए कानून की। सरकार ने हाल ही में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का कानून बनाया था। इस कानून को भी जनगणना के बाद ही लागू किया जा सकता है। तो इस तरह ये सभी पैमाने न केवल नीतियां बनाने के लिए मायने रखते हैं, बल्कि यह आकलन करने के लिए भी जरूरी है कि नीतियां सचमुच प्रभावी हैं भी या नहीं। तो अब हमें इंतजार रहेगा कि सरकार को इस बेहद जरूरी काम के लिए कब तक वक्त मिलता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रोहित, शुक्रिया।